वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एमआरएफ का प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा गया है, फ्रांस की डसाल्ट कंपनी काफी एक्साइटेड हो चुकी है और इसके कई वजह भी है, जिसमें सबसे बड़ी वजह इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑलरेडी इसकी 2 स्क्वाड्रन का इस्तेमाल किया जाना है तथा अभी कुछ समय पहले ही डसाल्ट कंपनी के राफेल मरीन को भी इंडियन नेवी ने चूज किया था तथा इसी के साथ डसाल्ट तथा रिलायंस की ज्वाइंट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की भी ओनरशिप डसाल्ट के द्वारा 51% तक खरीद के रख ली गई है और इन्हीं सब इंडिकेशन के कारण डसाल्ट कंपनी ये मान के चल रही है कि 114 एयरक्राफ्ट वाले एमआरएफ का टेंडर उसी के पास आना तय है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की कैपेबिलिटी इंडियन राफेल के द्वारा शो की गई थी, उससे इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट भी काफी खुश थी और इस बात का जिक्र खुद इंडियन एयरफोर्स के चीफ के द्वारा किया गया था तथा इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत इनको खरीदने का सुझाव भी इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया था, जिसको डसाल्ट के द्वारा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए 114 राफेल को इंडिया में ही बनवाने तथा उसमें 60% तक के पार्ट्स इंडियन फर्म से खरीदने का फैसला भी किया गया है। कुल मिला के कई डिफेंस एक्सपर्ट ने राफेल को ही इंडियन एयरफोर्स का भविष्य बताया है, लेकिन यहीं पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ चुका है और ये हुआ है पाकिस्तान के द्वारा चाइना का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट J-35A को खरीदने का फैसला लेकर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि राफेल 4.5 जनरेशन का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये 5th जनरेशन की क्वालिटी नहीं रखता है और यहीं पर 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट इन 4.5 जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट के ऊपर एज रखते हैं। किसी भी 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी ताकत उसका रडार के पकड़ में न आना होता है और यहीं पर इंडियन एयरफोर्स को ये लगता है इस स्टेल्थ फीचर के कारण वह पाकिस्तान एयरफोर्स से कहीं पिछड़ न जाए। चाइना के द्वारा J-35 का निर्माण अपने पहले 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-20 के बाद किया गया है और इसमें हर एक वो वीकनेस को दूर किया गया है जो शायद J-20 में रही होगी और इसीलिए J-35 एक रियल थ्रेट तो है ही और इस थ्रेट का काउंटर एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही कर सकता है। हालांकि एचएल के द्वारा खुद का 5th जनरेशन वाले एमका का निर्माण शुरू किया जा चुका है, लेकिन वह 2035 से पहले तो इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिलने वाला है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को इस गैप को टेम्परेरी खत्म करने के लिए किसी फॉरेन मेड 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की जरूरत है ताकि एमका के आने तक वह J-35 के ऊपर हावी रहे। और अब यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका के F-35 तथा आश्चर्यचकित रूप से रशियन Su-57 की, जिसको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2018 में कई कमियों के चलते अबेंडन कर दिया गया था। हालांकि F-35 एक सबसे अच्छा ऑप्शन था, लेकिन अमेरिका की नाम की इसके ऊपर ठप्पा लगे होने के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ना बोल दिया, जिसके कारण अब Su-57 ही अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट बचा है जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर एंट्री कर सकता है और यहीं पर Su-57 ने मौके का फायदा उठाते हुए इंडियन एयरफोर्स को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लोकली मैन्युफैक्चरिंग तथा फुल सोर्स कोड भी देने का वादा दिया है और ये डसाल्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स का फेवरेट राफेल जेट ही है, लेकिन रशिया के द्वारा दिए गए इस ऑफर ने इंडियन एयरफोर्स की आंखें खोल दी है, लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं डसाल्ट का भी कसूर रहा है। इंडियन एयरफोर्स काफी समय पहले से ही फ्रांस के फाइटर जेट्स का यूज करती आई है, जिसमें मिराज 2000 फाइटर जेट भी शामिल है। 1980 के आसपास इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस के साथ डील करके मिराज फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल किया था तथा इन मिराज फाइटर जेट ने कारगिल की जंग में भी अपना मेडल भी प्रूफ किया था, लेकिन इन मिराज फाइटर जेट को ऑपरेशनली फिट बनाए रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स को काफी फंड हर साल खर्च करने पड़ते हैं तथा इसके अलावा भी छोटी सी छोटी अपडेट के लिए इंडियन एयरफोर्स को डसाल्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसका खर्चा भी डसाल्ट हर साल वसूलता है और इससे भी ज्यादा दुख डसाल्ट तब देता है जब कोई नया इंडियन वेपन को मिराज में इंटीग्रेशन के लिए कहा जाता है, जिसे डसाल्ट के द्वारा मोस्टली मना कर दिया जाता है या फिर इतना ज्यादा अमाउंट बताया जाता है जिसको खर्च करना इंडियन एयरफोर्स के बूते के बाहर होता है। और यही कारण है कि जहां पूरी दुनिया के एयरफोर्स अपने फाइटर जेट में 150 से 200 किलोमीटर तक वाली BVR मिसाइल को लगा रहे हैं, तो वहीं इंडियन मिराज जेट आज भी पुरानी 60 किलोमीटर तक मार करने वाली मीका मिसाइल ही यूज कर रही है, जिसके कारण सीधे BVR फाइट में ये आसानी से पाकिस्तान या फिर चाइनीज फाइटर जेट का शिकार बन सकता है। अभी कुछ समय पहले जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपनी सस्ती BVR मिसाइल अस्त्रा मार्क 1 का इंटीग्रेशन मिराज जेट में लगाने के बाद डसाल्ट से हुई, तो डसाल्ट के द्वारा जहां इसको मना कर दिया गया, तो वहीं अपनी महंगी मीका एनजी मिसाइल का ऑफर मिराज के लिए दिया गया। कुल मिला के डसाल्ट कंपनी अपना सोर्स कोड नहीं देना चाहती है
तो वहीं दूसरी तरफ रसिया ने Su-30 MKI में इंडियन स्पेसिफिक मिशन कंप्यूटर का एक्सेस दे रखा है, जिसकी बदौलत किसी भी तरह के नए इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन सबसे पहले Su-30 MKI में होता है और इसी वजह से Su-30 MKI आज के कॉन्टेक्स्ट में भी एकदम अपडेटेड बना हुआ है। अब वापस लौट के अपनी असली टॉपिक पे आते हैं। रशिया के द्वारा इस डील के बीच में आ जाने के कारण इंडियन एयरफोर्स अब दोनों फाइटर जेट का इवोल्यूशन करना चाहेगी और ये देखना चाहेगी कि इन दोनों में से कौन सा जेट लॉन्ग टर्म में इंडियन एयरफोर्स के लिए सस्ता पड़ेगा। इसी बीच रशिया के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील भी की गई है कि जो 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57 की खरीदने की सोच रहे हैं, उनको इतने अट्रैक्टिव ऑफर के साथ कम से कम 7 से 8 स्क्वाड्रन Su-57 की खरीद ले। हालांकि जहां एक समय पूरे 144 फाइटर जेट की डील राफेल के फेवर में जाती हुई दिख रही थी, तो अब ये तो कंफर्म है कि 144 जेट की ये डील 2 हिस्सों में स्प्लिट होगी और इसमें बड़ा हिस्सा किसे खाते में जाएगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।